गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम रिवीजन वर्क करेंगे जो अपनी फर्स्ट यूटी में आएगा, संज्ञा और सर्वनाम का। तो देखिए बच्चों, संज्ञा क्या होती है। साहिल विद्यालय से घर लौटा, उसको प्रसन्नता का ठिकाना न था। उसे कविता पाठ प्रतियोगिता में पुरस्कार मिला था। प्रधानाचार्य ने उसे पुरस्कार दिया था। उसने दादाजी और दादी जी को बताया, उन्होंने उसे गले से लगा लिया। इन वाक्यों में आए साहिल विद्यालय पर, प्रसन्नता, कविता, पुरस्कार, प्रधानाचार्य, दादा दादी, गले शब्द व्यक्तियों, स्थानों, वस्तुओं और भावों के नाम हैं। इन्हें संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, वस्तु और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पता चल गया होगा कि क्या तो उनके भाव हैं, क्या वो व्यक्ति हैं, क्या कौन सी वस्तु है। तो इस सब को यहाँ हमारे मतलब बिल्कुल ये सटीक बैठ रहा है। व्यक्ति, स्थान, प्राणी, वस्तु और भाव। तो देखिए बच्चों, कुछ संज्ञा शब्द प्राणीवाचक होते हैं और कुछ अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक शब्द जैसे आदमी, बालक, गाय, चिड़िया, मोहन आदि। और अप्राणीवाचक शब्द देखिए, पुस्तक, गिलास, घड़ी, मेज, बस, घर आदि। तो आपको पता चल गया होगा कि प्राणीवाचक कौन से हैं और अप्राणीवाचक कौन से हैं। आगे देखिए बच्चों, कुछ संज्ञा शब्दों को गिनती की जा सकती है और कुछ की गिनती नहीं की जा सकती। जैसे आदमी, गाय, पुस्तक आदि की गिनती की जा सकती है, इसलिए इन्हें गणनीय संज्ञाएं कहते हैं। पानी, हवा, तेल, घृणा, प्रेम आदि की गिनती नहीं की जा सकती। देखिए, जैसे गिनती तो किस किस की जा सकती है, आदमी, गाय, पुस्तक आदि की तो गिनती की जा सकती है, लेकिन पानी, हवा, तेल, घृणा और प्रेम इनकी गिनती नहीं की जा सकती, इसलिए इन्हें अगणनीय संज्ञाएं कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के प्रमुखतः 3 भेद होते हैं जैसे, और वैसे यहाँ देखिए, यहाँ हम उनके 2 अन्य भेदों की चर्चा करेंगे। संज्ञा के 3 प्रमुख भेदों के बारे में आप पढ़ चुके हैं, यहाँ हम उसके 2 अन्य भेदों की बात करेंगे। संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो देखिए, संज्ञा के कुल 5 भेद हैं। आप 3 भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा और 5 भी सही है। अगर हम 3 लिखेंगे तो जातिवाचक के 2 उपभेद लिख देंगे, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अगर हम 5 लिखेंगे तो इनको 5 में इस तरह से शो कर देंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष वस्तु आदि के नाम का पता चलता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति देखिए, मदन मोहन, श्री रामकृष्ण परमहंस, श्रीमती सरोजनी नायडू, राहुल द्रविड़, श्री लाल बहादुर शास्त्री। इस तरह से ये विशेष व्यक्ति हो गए। देखिए, विशेष स्थान मुंबई, चंडीगढ़, श्रीनगर, लद्दाख, भागलपुर, उज्जैन, रामेश्वर, न्यूयॉर्क। वस्तु देखिए, रामचरितमानस, नंदन, चंदा मामा और महाभारत। अब देखिए, विशेष व्यक्ति में आप किसी का भी नाम ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम इन महान हस्तियों का ही नाम लें। नाम किसी का भी आ जाएगा, वो व्यक्तिवाचक में आएगा। स्थान कोई भी हो तो वो स्थानवाचक में जाएगा, और वस्तु किसी भी पुस्तक या ग्रंथ में जो वस्तुएं आ जाएंगी। तो आगे देखिए बच्चों, जातिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से उसके पूरे वर्ग अथवा जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी, स्थान और वस्तु। प्राणी में देखिए, दुल्हन, पुरुष, लड़का, कौवा, मुर्गा, मच्छर, हिरण आदि। स्थान, देश, शहर, मोहल्ला, गली, दुकान, बाजार, पहाड़, नदी आदि। वस्तु, खिलौना, कार, साइकिल, कपड़ा, पिज़्ज़ा आदि। यहाँ इनकी पूरी जाति का बोध हो रहा है, इनका कोई नाम नहीं है, इनकी पूरी जाति का बोध है, इसलिए इसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव और दशा आदि का पता चलता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे थकान, मुस्कुराहट, लड़ाई, बहाव, खिंचाव, गर्मी, बुढ़ापा, प्यार और हंसी। ये हमारे मन के भाव होते हैं जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। आगे देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा।
जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए कौन कौन से आ जाते हैं इसमें द्रव्य में। 2 किलो आटा दीजिए, यह अंगूठी सोने की है, भैंस का दूध कितने रुपए लीटर है। तो आटा, सोना और दूध ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। आटा, सोना तथा दूध वैसे तो संज्ञा शब्द ही हैं, लेकिन हम इन्हें गिन नहीं सकते, इन्हें नापना या तोलना पड़ता है। धातु, द्रव्य या पदार्थ को सूचित करने के कारण इन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अन्य उदाहरण देखिए इसका। चीनी, लोहा, पानी, मिट्टी, तेल, चाय, अनाज और चांदी। नेक्स्ट है हमारा समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द एक ही जाति के व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चाबियों का गुच्छा, भारतीय सेना और कूड़े का ढेर। अब देखिए आगे और क्या क्या है इसके उदाहरण। गुच्छा, सेना तथा ढेर शब्द किसी न किसी समूह को सूचित कर रहे हैं। ये सभी शब्द संज्ञाएं हैं। समूह को सूचित करने के कारण इन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अन्य उदाहरण देखिए इसके। भीड़, सभा, झुंड, गिरोह, गट्ठर, दल, मंडली, गट्टी, टोली आदि। इस तरह से ये हमारे समूहवाचक शब्द हो गए। तो बच्चों यहाँ तक आपको संज्ञा समझ में आई होगी। अब इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भाववाचक संज्ञा बनाना। भाववाचक संज्ञा किस किस से बन सकती है। मूल रूप से भाववाचक संज्ञाएं सुख, दुख, क्षमा, घृणा और सत्य आदि हैं। अन्य शब्दों से बनी भाववाचक संज्ञाएं जैसे बूढ़ा से बुढ़ापा, सजाना से सजावट, चलना से चाल और चोर से चोरी आदि। भाववाचक संज्ञा शब्द 5 प्रकार के शब्दों से बनते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। जातिवाचक से देखिए। जाति का जातीयता, मित्र का मित्रता, भाई का भाईचारा, गुरु का गुरुत्व, मिठाई का मिठास, कवि का कवित्व, युवा का यौवन, पुरुष का पौरुष या पुरुषत्व। ऐसे ही सर्वनाम से निज का निजता या निजत्व, मम का ममत्व, स्व का स्वत्व, सर्व का सर्वस्व। ऐसे ही विशेषण से हीन का हीनता, सूक्ष्म का सूक्ष्मता, लालची का लालच, चतुर का चतुराई। इस तरह से ये हमारे विशेषण से भाववाचक संज्ञा बन जाएंगी। अब देखिए क्रिया से। चलना से चाल, बचना से बचाव, रोना से रुलाई और अव्यय से निकटता, दूर से दूरी। अब हम करेंगे आगे। अब जैसे आपको संज्ञा तो समझ में आई होगी, अब हम करेंगे सर्वनाम। तो देखिए बच्चों सर्वनाम क्या होते हैं। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें देखिए आप क्या होते हैं। रोहित एक परिश्रमी एवं ईमानदार बालक है। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। उसका विद्यालय उसके घर के पास ही है। गुरुजी ने रोहित से पूछा, तुम आज देर से क्यों आए हो? उसने उत्तर दिया, आज मेरी बस छूट गई थी। प्रथम वाक्य में कर्ता रोहित है और अन्य वाक्यों में रोहित के स्थान पर वह, उसका, उसके, तुम, उसने, मेरी शब्दों का प्रयोग किया गया है ताकि संज्ञा शब्द रोहित का पुनरावृत्ति न हो। रोहित शब्द अगर बार बार यूज़ होता तो वो सही नहीं लगता। उसके स्थान पर क्या आया है, ये सारे शब्द आए हैं। तो यहाँ इससे सुंदरता बढ़ जाती है शब्दों की। ये सारे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। संज्ञा सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में कहा जाए उसके लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, वे आदि। ये तीनों आ गए इसमें, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष देखिए इसके 3 भेद होते हैं। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मैंने, मुझे, हम, हमें, हमने आदि। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे तू, तुम, तुम्हें, तुझे, आप लोग, आपको आदि।
अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते, जैसे वह, उन्हें, उसे, उनको, उन्होंने और वे। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से दूर अथवा समीप के व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तु और घटनाओं का निश्चित बोध होता है। देखो, जरूरी नहीं है वस्तु ही हो, प्राणी ही हो, व्यक्ति हो, प्राणी हो, वस्तु हो या घटनाएं हो, वो निश्चयवाचक सर्वनाम में आएंगी। जैसे वह भेड़िया नहीं, कुत्ता है। यह तुम्हारी फ्रॉक है। इस सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। निश्चयवाचक को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। अनीता मेरी बहन है, वह दुबई में रहती है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यह मेरा पर्स है, वह तुम्हारा पर्स है। निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ थोड़ा सा इनमें फ़र्क किया है। देखिए, विशेष में यह और वह पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष है। सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों ही हैं। इन दोनों में अंतर इस प्रकार होता है। कैसे होता है? जैसे अन्य पुरुष में और निश्चयवाचक में। अनीता मेरी बहन है, वह दुबई में रहती है। ये तो अन्य पुरुष हो गया। और निश्चयवाचक में यह और वह, इस तरह से इनका निश्चित होगा। यहाँ तो नाम आ गया और यहाँ दोनों में सर्वनाम ही लगा है, इसलिए इनको निश्चयता का और अन्य का इस तरह से भेद हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। बाहर कोई आया है, दूध में कुछ गिर गया। सजीव वस्तु के लिए कोई और निर्जीव वस्तु के लिए कुछ। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो पढ़ रहा था उसे खेलने ले जाओ, जिसने समझाया था वह चला गया। इस तरह से इनका एक से दूसरे का संबंध होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु और कार्य आदि के विषय में प्रश्न का पता चलता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे प्लेट किसने तोड़ी है, पुरस्कार किसे मिला था, भाषण कौन देगा और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ मिलेगा। लास्ट है अपना निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह खुद सामान लाएगा, वह अपने आप चली जाएगी, मैं अपने आप चली जाऊंगी, वह स्वयं बता देगी। तो खुद, अपने आप और स्वयं, इस तरह से निजवाचक सर्वनाम में आएंगे। तो बच्चों, आपको सर्वनाम और संज्ञा दोनों ही समझ में आ गई होंगी। और इसके क्वेश्चंस देखिए। सर्वनाम किसे कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद लिखिए, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण के अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है उदाहरण सहित लिखिए। तो ये आप कर लेंगे तो आपका रिवीजन यहाँ कंप्लीट होता है। आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और पेपर की तैयारी करेंगे। थैंक यू।